भारत का संविधान कैसे बना, आइए जानते हैं। ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की नींव है। भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये महज एक कानूनी दस्तावेज से कहीं बढ़कर है। ये एक राष्ट्र की आकांक्षाओं, उसके संघर्षों और उसके सपनों का प्रतीक है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे दशकों के संघर्ष के बाद करोड़ों लोगों ने अपनी नियति अपने हाथों में ली और एक नए गणराज्य की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, ये आखिर लिखा कैसे गया? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। उन राजनैतिक वार्ताओं से लेकर जिन्होंने समझौते किए, उन बौद्धिक बहसों तक जिन्होंने सिद्धांतों को आकार दिया, और उन प्रक्रियाओं तक जिन्होंने इन विचारों को कानून का रूप दिया। इस कहानी की शुरुआत, जैसा कई लोग सोचते हैं, स्वतंत्रता के दिन से नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दशकों पहले के उस विचार में, जब पहली बार ये आवाज उठी कि भारत का भविष्य ब्रिटिश संसद में नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में तय होना चाहिए। तो देखिए, ये मांग धीरे धीरे कैसे एक आंदोलन का रूप लेती है। सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने ये विचार सामने रखा। फिर महज एक साल बाद ही 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। और फिर 1936 आते आते जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को और मजबूती दी और ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गई। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बहुत ज्यादा था और उन्हें भारत के सहयोग की जरूरत थी। इसी जरूरत के चलते ब्रिटिश सरकार ने एक के बाद एक कई प्रस्ताव पेश किए। और हाँ, ये प्रस्ताव अधूरे थे, लेकिन इन्होंने भारत की संप्रभुता के लिए बातचीत का एक अहम रास्ता खोल दिया। ये सिलसिला शुरू हुआ 1940 के अगस्त ऑफर से। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इन सब में ब्रिटिश सरकार एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भारतीय नेताओं की जो मांगें थीं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। और इसी वजह से आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को लाना पड़ा, जो संविधान सभा का आधार बना। इन शुरुआती बातचीत में एक शब्द बार बार आ रहा था, डोमिनियन स्टेटस। इसे समझना जरूरी है। इसका मतलब था कि देश अंदरूनी तौर पर तो आज़ाद होगा, लेकिन रहेगा ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन। और जाहिर है, ये वो पूरी आज़ादी नहीं थी जिसकी मांग अब भारतीय नेता कर रहे थे। और बस यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन दोनों को ही खारिज कर दिया गया। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य अब एकदम साफ था, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो एक तरफ था डोमिनियन स्टेटस और दूसरी तरफ था पूर्ण स्वराज। ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। आखिरकार 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से एक रास्ता निकला। इसी प्लान ने उस संस्था की नींव रखी जिसे भारत का भविष्य लिखना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। और इसका काम सिर्फ एक दस्तावेज तैयार करना नहीं था। इसका मकसद था भारत की जो विशाल विविधता है, चाहे वो भाषा की हो, धर्म की या संस्कृति की, उसका प्रतिनिधित्व करना। एक तरह से देखें तो ये सभा अपने आप में एक छोटा भारत थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे। कुछ ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से आए थे, तो कुछ उन सैकड़ों रियासतों से जिनकी अपनी अलग पहचान और अपने अलग नियम थे। और इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प थी। ये न तो पूरी तरह से चुनी हुई थी, न ही पूरी तरह से मनोनीत। ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे उन्हें प्रोविंशियल असेंबलीज ने इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना था। वहीं रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उन्हें वहां के शासकों ने नॉमिनेट किया था। तो ये एक हाइब्रिड बॉडी थी जो उस दौर की राजनीतिक सच्चाई को दिखाती है। लेकिन फिर आया 1947 का विभाजन, और इसने संविधान सभा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जो सदस्य मुस्लिम लीग से थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। इसके बाद भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, और अब ये सभा भारत की नई सीमाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो अब सभा तैयार थी और अब शुरू होना था असली काम, भारत के भविष्य का मसौदा लिखना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जिम्मा था जिसे एक व्यवस्थित तरीके से, गहरी सोच विचार और बहस के बाद और एक राष्ट्र बनाने की साझा भावना के साथ पूरा किया गया। तारीख थी 9 दिसंबर 1946, जब सभा की पहली बैठक हुई। नेतृत्व चुना गया और फिर जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया।
ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। इसी ने वो बुनियादी सिद्धांत तय किए जिनके आधार पर पूरा संविधान लिखा जाना था। अब इतने बड़े काम को अकेले तो किया नहीं जा सकता था, इसलिए इसे संभालने के लिए कई समितियां बनाई गईं। हर समिति का अपना एक खास काम था, लेकिन इन सब में जो सबसे अहम थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान का असल ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी की थी। इस 7 सदस्यों की कमेटी का काम बहुत ही मुश्किल था। उन्हें बाकी सभी कमेटियों की रिपोर्ट्स, आम लोगों से मिले सुझाव और सभा में हुई बहसों, इन सबको मिलाकर एक कोहेरेंट लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना था। कह सकते हैं कि उन्होंने विचारों के एक समंदर को मथकर एक ठोस ढांचा तैयार किया। और ये पूरी प्रक्रिया किसी बंद कमरे में नहीं चल रही थी। सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करके उसे पब्लिक डिस्कशन के लिए जारी किया गया। लोगों को अपनी राय और सुझाव देने का मौका मिला, और उसके बाद सभा के अंदर महीनों तक एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर लंबी बहसें हुईं। ये वाकई में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। तो सालों की इस मेहनत और बहस के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ। और ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं थी, ये भारत की पहचान का ऐलान था, एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर। इस पूरे काम में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। ये आंकड़ा ही बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने समर्पण और कितनी बारीकी से इस जिम्मेदारी को निभाया। और उस समय के हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया। ये एक नए राष्ट्र के भविष्य पर किया गया एक बहुत जरूरी निवेश था। जब इससे अपनाया गया तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, और ये उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। इसकी लंबाई बेवजह नहीं थी। ये भारत की जटिलता और विविधता को समेटने और एक मजबूत ढांचा देने की कोशिश का नतीजा थी। तो 2 तारीखें बहुत अहम हैं। पहली 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया। इसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। और दूसरी 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरी तरह से लागू किया गया। ये तारीख 1930 की पूर्ण स्वराज की घोषणा को सम्मान देने के लिए चुनी गई थी, और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। ये समझना जरूरी है कि ये महान काम किसी एक इंसान का नहीं था, ये एक सामूहिक प्रयास था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अध्यक्ष थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे मुख्य वास्तुकार थे, सर B.N. राव जैसे सलाहकार थे, और तो और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे सुलेखक भी थे, जिन्होंने मूल संविधान को अपने हाथों से इतनी खूबसूरती से लिखा। तो आज भी भारत का संविधान सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमें कहाँ जाना है। ये विविधता में एकता की उस महान कोशिश का प्रतीक है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक रोशनी की तरह है। ये भारत की वो कहानी है जो हमेशा दुनिया को सुनाई जाती रहेगी।